दोस्तों, हमारे प्राचीन वेदों और पुराणों में देवताओं और महाशक्तिशाली दानवों के बीच हुए भयंकर युद्धों का जिक्र विस्तार से मिलता है। इतिहास कहता है कि वो असुर इतने भीमकाय और मायावी थे कि वे अपनी एक पुकार से पहाड़ों को उड़ा देते थे। उन्होंने घोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा और महादेव से अमरता के ऐसे गुप्त वरदान हासिल कर लिए थे कि उनकी आत्माओं को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता था। लेकिन क्या आप जानते थे कि जब देवताओं ने देखा कि इन अमर राक्षसों का महावजूद आगे जाकर पूरी सृष्टि और मानव जाति को निगल जाएगा, तब देवताओं ने अपनी परम सूझबूझ से उन राक्षसों का वध तो नहीं किया, बल्कि उनकी अमर आत्माओं को सिकोड़कर इस धरती के सबसे छोटे और सूक्ष्म जीवों में तब्दील कर दिया। हाँ दोस्तों, आज हमारे आसपास उड़ने वाले वो मच्छर जो रोज रात को हमारा खून पीते हैं, वो ज़मीन के नीचे रेंगने वाली जहरीली लाल चींटियाँ और हड्डियों को पल भर में चबा जाने वाले खरगों कीड़े मकोड़े असल में कलयुग में छिपे वही प्राचीन दानव है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा यह नहीं है कि ये जीव कितने छोटे हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि अगर इनके भीतर सचमुच किसी प्राचीन आसुरी चेतना का अंश मौजूद हो, तो करोड़ों की संख्या में एक साथ जागने के बाद उन्हें रोकना इंसानों के लिए कितना मुश्किल होगा। और उस रात बेंगलोर के नीचे कुछ ऐसा जागने वाला था जिसकी आहट किसी इंसान ने पहले कभी नहीं सुनी थी। विज्ञान कहता है कि कलयुग में इंसानों की कुल आबादी महज 8 अरब है, लेकिन इन सूक्ष्म जीवों की संख्या इस धरती पर खरबों नील से भी ज़्यादा है। क्या हो अगर साल 2026 की एक तूफानी रात को जमीन के नीचे भूखे तड़प रहे इन खरबों जीवों को भोजन मिलना बंद हो जाए और वे अरबों की संख्या में एक साथ जमीन फाड़कर इंसानी शहरों पर धावा बोल दे। यह कहानी है साल 2026 की, जब बेंगलोर के एक जांबाज एटमोलॉजिस्ट कीट वैज्ञानिक डॉक्टर राघव का सामना आदिम काल के उस सबसे भयानक और जिंदा सच से हुआ। 30 साल के डॉक्टर राघव बेंगलोर की एक बेहद एडवांस बायोलॉजिकल रिसर्च लैब में सीनियर साइंटिस्ट थे। वह कई महीनों से भारत के जंगलों में पाए जाने वाले कीड़े मकोड़े के डीएनए पर रिसर्च कर रहे थे। एक शाम बेंगलोर के पास ही एक नेशनल हाईवे की टनल सुरंग बनाने के लिए ज़मीन के 200 फीट नीचे एक बहुत बड़ा डायनामाइट ब्लास्ट किया गया। उस ब्लास्ट के होते ही ज़मीन के भीतर एक अत्यंत प्राचीन और काले पत्थरों से सील किया हुआ एक विशाल कक्ष चैम्बर खुल गया, जिसके भीतर हजारों साल पुराना कोई पौराणिक मलबे का ढेर दबा था। लेकिन उस कक्ष के अंदर मौजूद सबसे अजीब चीज़ कोई पुरानी मूर्ति या हथियार नहीं था। दीवारों पर हजारों छोटे छोटे निशान बने हुए थे। उन निशानों में मच्छर, चींटियाँ और अजीब कीड़े बने हुए थे, लेकिन उनके पीछे एक बहुत बड़ी राक्षसी आकृति दिखाई दे रही थी, जैसे किसी ने हजारों साल पहले ही चेतावनी लिख दी हो, उन्हें कभी मत जगाना। रात के ठीक 12 बजे जब बाहर कड़कती बिजली के साथ मूसलाधार बारिश हो रही थी, डॉक्टर राघव की लैब में उस गुप्त कक्ष से निकली मिट्टी और कुछ अजीबोगरीब लाल चींटियों और भिन्न भिन्नाते काली प्रजाति के मच्छरों के सैंपल्स जांच के लिए लाए गए। राघव ने जैसे ही उन सूक्ष्म जीवों को अपने एडवांस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन मच्छरों और चींटियों के सूक्ष्म चेहरों पर का आकार किसी साधारण जीव जैसा नहीं था, बल्कि माइक्रोस्कोप की स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि उनके चेहरे पर बड़ी बड़ी आंखें बनी हुई थी और उनकी आंखों की बनावट किसी खौफनाक प्राचीन राक्षस जैसी थी। राघव ने माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन और बढ़ाया और तभी उसने देखा कि उन सूक्ष्म आंखों की पुतलियाँ स्थिर नहीं थी, वे लगातार घूम रही थी, जैसे वे माइक्रोस्कोप के बाहर खड़े इंसान को भी देख रही हो। राघव ने तुरंत माइक्रोस्कोप से आंखें हटा ली, लेकिन
स्क्रीन पर वह चेहरा अभी भी उसकी तरफ देख रहा था। तभी अचानक लैब के सारे सेंसर लाइट्स पागलों की तरह टिमटिमाने लगे। राघव के कानों में खिड़की के बाहर से करोड़ों अरबों पंखों के एक साथ भिनभिनाने और जमीन के नीचे पत्थरों को कुतरने की एक ऐसी भयानक गूंजती हुई और भारी आवाज़ आई, मानो कोई बवंडर सीधे शहर की तरफ बढ़ रहा हो। डॉक्टर राघव का पूरा शरीर डर के मारे सुन्न पड़ चुका था और माइक्रोस्कोप की स्क्रीन पर दिख रहे वो राक्षसी चेहरे पागलों की तरह हिल रहे थे। तभी अचानक धाड़ धाड़ की आवाज़ के साथ पूरे बायोलॉजिकल सेंटर की बिजली एक झटके में गुल हो गई और इमरजेंसी रेड लाइट्स ऑन हो गई। बैकअप जनरेटर्स के ऑन होते ही राघव ने देखा कि लैब के कांच की खिड़कियों के पार घोर अंधेरे में खरगों की संख्या में विशाल काले मच्छरों और जहरीली लाल चींटियाँ एक साथ। चींटियों का एक ऐसा भीमकाय बवंडर उमड़ पड़ा था जिसने पूरी बिल्डिंग को चारों तरफ से जकड़ लिया था। राघव ने खिड़की के बाहर देखा। पहले उसे लगा कि बारिश की बूंदें कांच से टकरा रही है, लेकिन अगले ही पल उसे समझ आया वो बारिश की बूंदें नहीं थी। कांच के बाहर लाखों काले पंख एक साथ टकरा रहे थे और उनके पीछे लाल चींटियों की एक पूरी दीवार इमारत की तरफ बढ़ रही थी। हवा में उनके पंखों की भिनभिनाहट इतनी तेज थी कि राघव के कान के पर्दे फटने लगे। तभी चटक की भयानक आवाज़ के साथ वेंटिलेशन पाइप का लोहे का जाल टूट गया और उस अंधेरे रास्ते से लाखों करोड़ों की संख्या में वो शापित सूक्ष्म जीव उड़ते और रेंगते हुए सीधे लैब के भीतर दाखिल होने लगे। राघव अपनी जान बचाने के लिए मुख्य दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन तभी एआई कंट्रोलर ने बायो हैज़र्ड प्रोटोकॉल के तहत लैब के सारे भारी स्टील दरवाजों को अपने आप पूरी तरह से सील कर दिया। राघव अब उस बंद कमरे के भीतर उन भूखे रक्त पिशाचु सूक्ष्म दानों के चक्रव्यूह में अकेला कैद हो चुका था, जो फर्श और दीवारों पर काली और लाल चादर की तरह रेंगते हुए सीधे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। राघव ने पीछे हटते हुए टेबल से एक धातु की ट्रे उठा ली। तभी उसे अपने पैरों के नीचे कुछ महसूस हुआ। वह धीरे धीरे नीचे देखने लगा। उसके जूते के नीचे एक अकेली लाल चींटी थी, लेकिन वह बाकी चींटियों की तरह भाग नहीं रही थी। वह बिल्कुल स्थिर थी और उसके छोटे से सर के दोनों तरफ वही बड़ी बड़ी आंखें दिखाई दे रही थी। राघव ने उसे देखा और उस चींटी ने भी जैसे सीधे उसकी आंखों में देखा। राघव ने घबराकर टेबल पर रखा केमिकल स्प्रे उन कीड़ों पर छिड़का, लेकिन उन सूक्ष्म दानों पर आधुनिक जहर का 1% भी असर नहीं हुआ। वे बंदूकों की गोलियों और इंसानी रसायनों से परे थे, क्योंकि उनके भीतर वही प्राचीन अमर राक्षसी चेतना काम कर रही थी। राघव ने देखा कि लैब के कोने में रखा एक मृत चूहा जैसे उन लाल चींटियों के घेरे में आया, महज 3 सेकंड के भीतर वो चूहा पूरी तरह गायब हो गया। चींटियों ने उसकी हड्डियों तक को एसिड की तरह पिघाल कर साफ कर दिया था। राघव अपनी मौत को बिल्कुल सामने देख रहे थे और वो खरगोश जीव अब उनकी शर्ट के ऊपर रेंगने लगे थे। तभी आखिरी पल में राघव को अपने रिसर्च डेस्क के गुप्त ड्रॉर में रखी एक प्राचीन चीज़ याद आई। तभी राघव के दिमाग में एक बात बिजली की तरह कौंधी। उन प्राचीन निशानों में एक चीज़ बार बार बनी हुई थी, धुआं। एक गोल घेरे के अंदर उठता हुआ धुआं और उसी के नीचे ये सूक्ष्म जीव पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे थे। राघव ने कांपते हुए कहा, तो इन्हें किसी चीज़ से डर नहीं लगता है। वह कुछ दिनों पहले नर्मदा नदी के किनारे एक सिद्ध अघोरी संत से शोध के लिए लेकर आया था, एक सिद्ध गुगल धूप और अभिमंत्रित भस्म, जिसे प्राचीन वेदों में सूक्ष्म परजीवियों और असुरी ऊर्जा को शांत करने के लिए अचूक माना गया है। राघव ने अपनी आखिरी बची खुची ताकत बटोरी, कांपते हाथों से एक लाइटर निकाला और उस सिद्ध धूप को जलाकर पवित्र भस्म को चारों तरफ हवा में बिखेर दिया। जैसे ही उस पवित्र धूप का तेज अलौकिक धुआं और भस्म की सकारात्मक ऊर्जा उन रेंगते जीवों से टकराई, पूरी लैब के भीतर बिजली कड़कने जैसी भयानक आवाज़ हुई और वो खरगों सूक्ष्म दानों दर्द से पागलों की तरह चीखते हुए और तड़पते हुए पीछे की तरफ हटने लगे। उस सिद्ध
गूगल धूप का अलौकिक दिव्य धुआं जैसे ही पूरी लेन में फैला, उन खरबों सूक्ष्म जीवों के भीतर छिपी प्राचीन राक्षसी चेतना बेबस होने लगी। हवा में उड़ रहे करोड़ों मच्छरों और फर्श पर रेंगती लाल चींटियों के झुंड से एक ऐसी भयानक, बारीक और कान फोड़ देने वाली चीख गुंजी मानो कोई अदृश्य सेना तड़प रही हो। देखते ही देखते उस पवित्र धुएं के संपर्क में आते ही उन जीवों का खौफनाक आक्रामक व्यवहार शांत होने लगा। वे सब पागलों की तरह वेंटिलेशन पाइप और खिड़कियों के टूटे हुए रास्तों से वापस बाहर की तरफ भागने लगे, मानो कोई प्रचंड देवी शक्ति उन्हें पीछे धकेल रही हो। लैब का तापमान जो माइनस में जा चुका था, वह पलक झपकते ही वापस सामान्य स्तर पर आ गया। स्टील के भारी दरवाजों के बायोहैज़र्ड्स डिजिटल लॉक्स कड़ाके की आवाज़ के साथ अपने आप खुल गए। राघव भागते हुए तुरंत फर्श से उठा। उसने कांपते हाथों से माइक्रोस्कोप की वो कीमती डेटा फाइल उठाई और बिना एक सेकंड गवाए उस अभिशप्त बायोलॉजिकल सेंटर से बाहर की तरफ पागलों की तरफ भागा। जब वो खुली हवा में आया तो सुबह की पहली किरण फूट चुकी थी और बाहर का वो डरावना भिन भिनासा बवंडर पूरी तरह से जमीन की गहराइयों में वापस समा चुका था। राघव कुछ देर तक वही खड़ा रहा। उसे लगा कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन फिर उसने अपने जूते के पास जमीन पर देखा। वहाँ एक अकेली लाल चींटी पड़ी थी। वह बाकी जीवों की तरह वापस नहीं गई थी। राघव ने उसे ध्यान से देखा और तभी उस चींटी ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। राघव पीछे हट गया, लेकिन इस बार उसने उसे नहीं मारा, क्योंकि उसके दिमाग में एक सवाल आ चुका था। अगर बाकी सब वापस चले गए तो यह यहाँ क्यों रह गई। अगले ही दिन सुबह होते ही राष्ट्रीय सुरक्षा विंग, कीट वैज्ञानिकों और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की एक हाई लेवल जॉइंट टीम ने हाईवे की उस टनल और डॉक्टर राघव की लैब को हमेशा के लिए पूरी तरह सील कर दिया। जमीन के 200 फीट नीचे खुले उस प्राचीन पौराणिक चेंबर के मुंह को भारी कंक्रीट, लोहे के शटर्स और केमिकल बैरियर से चुनवाकर हमेशा के लिए टॉप सीक्रेट कर दिया गया और उसके बाद उसे दफन कर दिया गया, ताकि वो खरबों सूक्ष्म दानव दोबारा इंसानी शहरों की तरफ रुख न कर सके। राघव ने उस रिसर्च लैब की नौकरी से हमेशा के लिए इस्तीफा दे दिया और इस रहस्यमय सच को दुनिया के सामने लाने के मिशन में जुट गया। लेकिन उस रात के बाद राघव ने एक बात हमेशा के लिए समझ ली थी, धरती के नीचे सिर्फ मिट्टी और पत्थर नहीं होते, वहाँ ऐसी जिंदगी भी हो सकती है जिसके बारे में इंसान ने कभी सोचा तक नहीं। और शायद प्रकृति ने अपने कुछ रहस्य इंसानों से छिपा कर ही रखे हैं, क्योंकि हर रहस्य को खोज लेना हमेशा समझदारी नहीं होती। कभी कभी किसी रहस्य का जिंदा रहना ही पूरी मानव जाति के लिए बेहतर होता है। दोस्तों, विज्ञान कहता है कि मच्छर और कीड़े मकोड़े महज प्रकृति का एक हिस्सा है, लेकिन हमारे पुराणों का यह कड़वा सच आज साबित हो चुका है कि ये जीव पूर्वजों के बांधे हुए वही प्राचीन दानव है जो आज भी इंसानी खून पीकर जिंदा है। अगर इस धरती से पेड़ पौधे और प्राकृतिक संतुलन खत्म हुआ और इन्हें जंगलों में भोजन मिलना बंद हो गया, तो वो दिन दूर नहीं जब ये खरबों सूक्ष्म राक्षस जमीन फाड़कर पूरी मानव सभ्यता को महज कुछ ही घंटों में हड्डियों के मलबे में तब्दील कर देंगे। अगर आपको राक्षसों के इस आखिरी सूक्ष्म रूप और खरबों जीवों के इस महाआक्रमण का यह स्पेशल रोंगटे खड़ा कर देने वाला वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस सफ़र में हमारा साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। जय श्री कृष्ण, जय हिंद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।